अपनी संतान को हर समस्या से निकालने वाले, उसको मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाने की इच्छा करने वाले आप सभी अभिभावकगण एवं संरक्षक गण को मैं संतोष श्री अरविंदो सोसाइटी की के प्रतिनिधि के रूप में प्रणाम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और साथ ही अपनी सोसाइटी की ओर से आप सभी व्यूअर्स का, शेयर करने वालों का, कॉम्प्लीमेंट करने वालों का, लाइक करने वालों का, शंका समाधान करने की इच्छा करने वालों का, और साथ ही कॉम्प्लीमेंट करने वाले, सुझाव देने वालों का, आप सभी का पूरी सोसाइटी आपका आभार व्यक्त करती है। कल हम लोगों ने एडीएचडी के लक्षण बताए थे, क्योंकि हमारा टॉपिक चल रहा है। कल हमने भाग एक करा था कि एडीएचडी से जब हमारा बच्चा हो रहा है अक्षम, तब हमारा क्या धर्म है कि उसे बनाएं हम सक्षम। तो हम अपने बच्चे की असमर्थता को समर्थता में कैसे बदलें, हमारा टॉपिक यही रहे। और हम चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत माता पिता को उलझन में डालने वाला और उलझन में डालने वाली एक ऐसी परिस्थिति है कि माता पिता समझ नहीं पाते। आज हम उसी के विषय में बातें करेंगे। कल तक हमने उसके लक्षण बताए, और आज हम ये बताएंगे कि इसे किस तरह से, इस परिस्थिति को बढ़ावा मिलता है, किस तरह इसकी गलतियाँ हम कर जाते हैं, और किस तरह की किस तरह से हम इसको मैनेज करें। चलिए, आइए हम बात करते हैं कि जब किसी भी बच्चे के अंदर इम्पल्सिविटी, हाइपर एक्टिविटी, इन अटेंशन जैसी प्रॉब्लम दिखाई देती हैं, तो हम उसको बहुत आराम से एडीएचडी की संज्ञा दे देते हैं। और अब इसकी परिस्थिति कैसी है कि ना तो इसका एमआरआई से पता चल सकता, ना ही इसका सीटी स्कैन से पता चल सकता। तो आप एक बात सोचिए कि बच्चा है आपका, आप देखिए, मिट्टी की जकड़न जड़ों में जितनी अधिक होगी, पौधा उतना ही स्वस्थ और सबल होगा। तो आप कौन है? माता पिता। तो आप को अपने बच्चे की जकड़न, अपने बच्चे की पकड़ और समझदारी इस तरह की होनी चाहिए, जिससे कि आपका बच्चा स्वस्थता की तरफ बढ़ सके, सबलता की ओर बढ़ सके। तो आपने आप परेशान मत होइए, उलझन में मत पड़िए। जब भी कभी कोई परिस्थिति आती है, तो उसका समाधान से ही उस उलझन का समाधान सोच कर ही निकलता है। ना कि जब हम उस समस्या में ग्रस्त होते चले जाते हैं, लोगों से कहते फिरते हैं, बहुत परेशान होते रहते हैं। वैसे आजकल लोगों को मैं देखती हूँ कि बहुत समझदार होते चले जा रहे हैं। वो जैसे पहले लोग किसी के दुःख को बहुत उभारते थे, आजकल लोग सबके दुःख को दबा करके सुख में परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं। पर परेशानी तो, थोड़ी उलझन तो है, अब उसमें हम किस तरह से करें? जे कृष्णमूर्ति का एक वाक्य है। जब मैं एक बार जे कृष्णमूर्ति की पुस्तक पढ़ रही थी, तो उसमें एक सेंटेंस मुझे बहुत अच्छा लगा। 70 साल बाद जब आप बड़े हो जाएँगे, तो 70 साल के हो जाएँगे, तब कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने कितना धन अर्जन किया, आपकी कैसी कोठी है, कैसे बंगले हैं, आपने क्या-क्या भौतिक सुविधाएँ जोड़ जोड़ रखी हैं। बल्कि सिर्फ सबसे पहला प्रश्न उनका होगा कि आपका स्वास्थ्य कैसा है? और आपकी संतान क्या कर रही है? अब संतान ही, देखा जाए तो असली आपकी प्रॉपर्टी संतान है। आपने उसको कैसे संस्कार दिए, उसको किस तरह से किया, वही है। अगर आपका बच्चा एडीएचडी का शिकार है, तो उसके हमें कारण जानने पड़ेंगे। उसको विषय में हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसा है। तो अगर हम ध्यान से देखें, तो कल भी वैसे इस विषय में बात हुई थी, परंतु उसका ही विस्तार मैं आज दे रही हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि जेनेटिक प्रॉब्लम भी ये होती है। जेनेटिक होती है, और ये ब्रेन बेस्ड सिंड्रोम है। ब्रेन से कनेक्टेड ये सिंड्रोम है। सेट ऑफ ब्रेन फंक्शन एंड रिलेटेड बिहेवियर है कि ये ब्रेन से सेट है, सेट फंक्शन है,
और उसके अकॉर्डिंग ये व्यवहार करता चला जाता है बच्चा। बच्चे की परेशानी, बच्चा ना तो परेशान है, ना है परेशान और ना उसको पता है, क्योंकि अज्ञान ही होना सबसे ज़्यादा समझदारी होती है। जब तक हम जिस ज्ञान में डूबते चले जाते हैं, उतने ही हम परेशान होते हैं। अब बच्चा तो अज्ञानी है, उसे कुछ नहीं पता, वो तो उसको जैसा कि उसके ब्रेन उसको फ़ोर्स कर रहा है काम करने के लिए, वो बच्चा वैसा करता चला जा रहा है। तो और क्या है, कभी-कभी इंजरीज़, ब्रेन में इंजरीज़ हो जाती हैं। कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई चोट लग जाए या कुछ हो जाए, उससे भी उसका बिहेवियर बदल जाता है और उसको हम एडीएचडी के ही कुछ लक्षणों में से मान लेते हैं। और कभी-कभी ऐसा होता है, लो बर्थ इन वेट, लो ब वेट जो है बच्चे का बहुत कम होता है पैदा होते ही, तो भी वो डेवलप नहीं होता, तो उससे भी ये वाले लक्षण पैदा हो जाते हैं। और कभी-कभी बीइंग बोर्न प्रीमैच्योरिटी, कभी-कभी प्रीमैच्योर जब बच्चा होता है, तो उसके अंदर भी एडीएचडी के लक्षण आ सकते हैं। लक्षणों का तो मैंने आपको पहले से भी बता दिया था। और कभी-कभी कुछ माएँ ऐसा होती हैं कि अपना अल्कोहल, टोबैको, तम्बाकू, अल्कोहल इतनी मात्रा में लेती रहती हैं, जबकि प्रेगनेंसी में ये सारी चीज़ें बहुत हानिकारक हैं। सभी डॉक्टर्स मना करते हैं, ये नहीं लेना चाहिए, या तो एक हाई क्लास की लेडीज़ लेती हैं या फिर लोअर क्लास की लेडीज़ लेती हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आता, वो अपने काम के नशे में, अपने किसी कार्य के उसकी मात्रा को छोड़ती नहीं है, जबकि उनको पता नहीं है कि वो एक संतान को, एक जीवधारी को आप एक जीवधारी हैं, जीवन को एक धारण कर रखा है आपने, तो उसके ऊपर कितना गंदा इफ़ेक्ट पड़ेगा, कितना गंदा इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके बारे में वो सोचती नहीं है और वो उसको लेती रहती हैं। इस तरह से भी कई बार जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में अल्कोहल और टैबाको लेते हैं, उससे भी ये वाली समस्याएँ पैदा हो सकती हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना चाहिए। और कई बार एक्सपोज़र टू एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स सच एज़ लीड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में इस तरह की परिस्थितियाँ भी पैदा हो सकती हैं। और कई बार मीज़ल्स हो जाते हैं, चेचक हो जाते हैं, उसमें मोस्टली डॉक्टर्स अबॉर्ट करने के लिए कह देते हैं, क्योंकि उस पर बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है, वो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से बच्चा अक्षम हो सकता है। तो उसके लिए भी डॉक्टर्स मना कर देते हैं कि ऐसी परिस्थिति में बच्चे को जन्म देना आवश्यक नहीं है। और कई चीज़ एक देखी जा सकती है कि वैसे तो हमें इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा था, पर कोरोना के कारण हमें इसका ज़्यादा पता चला। कोरोना के कारण, क्योंकि बच्चा सारा टाइम घर पर रहता था, प्रतिदिन उसके कार्यकलापों का बहुत ही ध्यान से देखा जाता था। माता-पिता, दादा-दादी, भाई-बहन सभी लोग एक साथ ही इकट्ठे रहते थे। तब उसके जो बिहेवियर था वो अटैक करता था, वो यानी कि अट्रैक्ट करता था कि ये ऐसा क्यों कर रहा है? ये कुछ डिसबैलेंस बिहेव क्यों कर रहा है? तब हमें ज़्यादा ज़्यादा पता चलता था। तो ये सारी चीज़ें थी। परंतु परंतु अब समय में उस समय में समय की अधिकता थी, इसलिए पता चला, क्योंकि बच्चा स्कूल चला गया, माता-पिता अपने काम पर चले गए, पर सारे दिन पर परेशानी वहीं से अधिक शुरू हुई। और एडीएचडी की परिस्थितियाँ परिस्थितियों में एक घर में परेशानी बढ़ती चली गई। अब हमें इस उसमें ये एडीएचडी में बढ़ावा किससे मिला? आइए चलिए पहले इसी पर बात कर लेते हैं कि एडीएचडी का बढ़ावा सबसे पहले एक अच्छा, मैं एक नाम दूंगी कि इन्फोबिसिटी, कि इंफॉर्मेशन की अधिकता। इतनी इंफॉर्मेशन की अधिकता होती चली जा रही है कि जो चीजें हमें शायद आजीवन पता नहीं लगती थी, आजकल इंफॉर्मेशन की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप हो गई है कि आदमी उसको देखता रहता है, सुनता रहता है और क्या है, स्टोर करता रहता है, और वो जो है आउटकम उसका हो नहीं पाता। तो हमारे समय में भी तो ऐसा होता नहीं था। हमारे समय में तो ऐसा कहीं पता ही नहीं लगती थी, पुस्तकों के माध्यम से या बड़े लोगों के, बड़े बुजुर्गों के माध्यम से वो सारी चीजें पता लगती थी। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि बच्चे को छोटी सी उम्र में बहुत सारी चीजें पता लगती हैं। अब उसका आउटकम नहीं हो पा रहा, तो वो क्या है, एडीएचडी के ही किसी लक्षण का शिकार हो जाता है।
तो इसलिए डेटाज़ बढ़ने से डाटा इतने बढ़ गए हैं, तो ये हमारी परिस्थितियाँ बनती चली गई। उसके साथ-साथ ही एक और परेशानी हुई कि एक्टिविटी बहुत कम हो गई। पहले क्या होते थे, बड़े-बड़े घर होते थे, दालान होते थे, खाना-पीना एक साथ हुआ करता था, कोई बच्चा कहाँ दौड़ कर खाना दे रहा है, कोई पानी भर कर के ला रहा है, कोई घर में भी काम होते थे, स्कूल भी बड़े-बड़े होते थे। अब तो स्कूल्स कैसे हो गए हैं, इतने सुविधाभोगी हो गए हैं कि एसी रूम है, एसी क्लासरूम है। बताइए बच्चा क्यों जाएगा बाहर? वो तो चाहेगा ही नहीं, तो वो तो इतना सुविधाभोगी हो गया है, तो वो सिर्फ़ अपने उसमें ही जी रहा है। वो ज़्यादा नहीं चाह रहा कि खेलूँ, कूदूँ, तो उससे भी जब उसका ऊर्जा बाहर नहीं निकल रही, तो वो ऊर्जा जो है एडीएचडी के ही किसी न किसी लक्षण में प्रतीत होती चली जाती है, उसमें पता चलती चली जा रही है। बाहर भी देखेंगे कि बाहर भी इस तरह का कुछ बच्चों के लिए स्पेशल तो लिए जाया जा रहा है, परंतु अधिकांश बच्चे घर में ही बैठकर निकल जाते हैं और कोरोना में तो ख़ास तौर से हुआ कि बच्चे की ऊर्जा निकले कहाँ से? बच्चे की एनर्जी कैसे निकले, किस तरह से बूस्टअप हो, कोई समझ में नहीं आ रहा था। तो उससे क्या है कि बच्चे का वो कहना चाहिए कि गुब्बारा जैसे फटता है, कि उसकी हवा बाहर निकली, उसी तरह से उसके अंदर हाइपर एक्टिविटी बढ़ती चली गई। और इनअटेंशन की भी प्रॉब्लम कैसे होती गई कि आपका बच्चा क्या-क्या काम करे, तो उसकी तरफ उसका ध्यान कभी-कभी आप छोड़ देते हैं, नहीं समझ पाते, तो वो हमारा ब्रेन भी उसी तरह का होता चला जा रहा है। इम्पल्सिविटी कभी सिविटी तो क्या होता है कि कई बार हम परिणाम को सोचे बिना वैसे कार्य करने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें कब होती हैं? जब हमारे अंदर एक्टिविटीज़ की कमी होती चली जाती है। इसी तरह से क्या होता है कि हमारा जो नेचर से जुड़ाव कम हो गया है। हमारा जो नेचर से इतना कम जुड़ाव हो गया है कि अब आप अगर ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की ये सभी लोग प्रूव कर चुके हैं, बहुत बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ये सारा प्रूव कर चुके हैं कि देखिए कि ये जो है एडीएचडी नहीं है, बल्कि नेचर से जुड़ाव कम होना ही ये इसका लक्षण इसको हम मान रहे हैं। क्योंकि आप प्रकृति के करीब जितने जाते हैं, नदी के पास जाएँगे, समुद्र के पास जाएँगे, पहाड़ के पास जाएँगे, जंगलों में जाएँगे, तो आप एक शांतिपूर्ण होते चले जाते हैं। एक शांति आपको एक मानसिक शांति मिलती है। अब वो क्या है कंक्रीट के इतने बड़े-बड़े जंगल होते चले जा रहे हैं। उसमें बच्चे को शांति क्या है? एक फ्लैट नुमा घर है, उसमें बच्चा क्या-क्या चीज़ें देख पाएगा, क्या-क्या कर पाएगा? तो उससे क्या है, उसके अंदर मानसिक शांति नहीं है और इस तरह के लक्षण उसके अंदर पैदा होते चले जा रहे हैं। तो ये क्या है कि हमारा नेचर से जुड़ाव कम होना, ये सारी हमारी प्रॉब्लम है। ये कहना चाहिए नेचर डेफिशिएंसी ने ये नेचर डेफिशिएंसी है असली प्रॉब्लम, ना कि ये एडीएचडी है। अगर हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड से सोचते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ से जाते हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये है कि हम नेचर से दूर होते चले जा रहे हैं। हमारे बच्चे को नेचर चित्रों में दिखाई जा रही है, टीवी पर दिखाई जा रही है, पर हम उस शांति में, उस नेचर के करीब नहीं जाते। जो हिमालय पर जाने वाले जितने सन्यासी हैं, साधु हैं, वो क्यों मानसिक रूप से एक स्थित प्रज्ञ क्यों होते थे? तो वो इसी कारण होते थे कि वो प्रकृति के जितने करीब रहते थे। तो हम हमेशा जब भी प्रकृति के समीप रहेंगे, प्रकृति स्थित रहेंगे, तो वैसे ही हम एक शांत चित्त, मनोनुकूल और एक वातावरण में होंगे और एडीएचडी का हमारे से कोई दूर तक भी रास्ता रास्ता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि अब हम कुछ गलतियाँ कर जाते हैं, इतनी जो कि गलतियाँ हमारे से ही हो जाती हैं। हमारे से मतलब कि हमारे परिवार के माध्यम से कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। जैसे कि अब क्या कहें कि जो मैं उन लोगों को बता रही हूँ जो जो कि लर्निंग एटीट्यूड वाले पेरेंट्स हैं, यानी संतान के शुभेच्छुक हैं, उनसे ही मैं बात कर रही हूँ। जो लोग नहीं समझना चाहते, उनसे मेरी कोई बात करने वाली नहीं है। अरे आप ये सोचिए कि आपका बच्चा डिवाइन एनर्जी के साथ पैदा हुआ है, वो एडीएचडी का शिकार नहीं है। यानी कि एक समय था जो हमारे पुरखे थे, वो शायद उनके अंदर इतनी ऊर्जा नहीं थी, जितनी कि आज हम में है। परंतु आज अगर हम देखें, तो हमारा बच्चा भी तो 2050, 2060 के लिए तैयार हो रहा है। तो वो
वो सारा ट्रैफ़िक झेलने की वो ताकत रखता है। तो आप इस एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ाइए, अपने बच्चे को सोचिए, अरे इसके अंदर इतनी ऊर्जा है तो मैं इसके लिए वैसी ही सुविधाएँ क्यों ना पैदा करूँ। तो हम जो कर देते हैं कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ हम बच्चे के संतान का पोषण नहीं कर रहे, बल्कि हम नेगेटिविटी की तरफ से कर रहे हैं। सबसे बड़ा हम क्या करते हैं, नेगेटिव लेबलिंग कर देते हैं। अब बच्चा है, बैठा बैठा पैर हिला रहा है, तो दादी ने एकदम टोका, क्या है पैर हिला रहा है। कई लोग तो पता है, बहुत मुझे ध्यान आ गया एकदम, कि कुछ लोग कहते थे बहुत गंदा होता है अगर कोई बच्चा पैर हिला रहा होता है, ये किसी के भाई को गाली लगती है, किसी को गाली लगती है, इस तरह की उन पर कष्ट आता है। इस तरह की बातें जब मैं बहुत छोटी थी, मुझे एकदम याद आ गया कि किसी ने मेरे सामने कहा था, पैर नहीं हिलाते, पैर के ये घर वालों के लिए अपशकुन होता है। इस तरह की बातों से बच्चे को डरा दिया जाता था। पर वो तो एक सहज क्रिया है, बच्चे के ब्रेन से कनेक्टेड चल रहा है। तो उसको हमने रोका, जब हमने रोका तो उसके अंदर एक विकृति पैदा हमने कर दी। तो इसी तरह से क्या कर दिया, हमने उसके टेम्परेरी बिहेवियर को एक परमानेंट बिहेवियर बना दिया और उसको कहना शुरू कर दिया, ये तो बेवकूफ़ है। कभी बच्चा किसी समय में ऊँची आवाज़ से बोला, तो हमने उसकी बात को नहीं समझा कि हाँ, इसके अंदर इस तरह का हाइपरटेंशन की तरह से इसको कभी बोल रहा है, तो हमने उसको एक लेबलिंग लगा दी। ये तो बोलता ही गंदे तरीके से, ये तो है ही ऐसा। उसको हमने ऊँची आवाज़ की उसको वो बहुत ही गंदे तरीके से उसको कर दिया और उछल रहा है, कूद रहा है, तो हमने सोचा नहीं कि इस बच्चे के अंदर एक ईश्वर ने एक डिवाइन एनर्जी दी है, एक ईश्वरीय शक्ति दी है कि इसके अंदर इतनी ऊर्जा का संचार है। हम उस ऊर्जा को एक वातावरण नहीं दे रहे, बल्कि हम उसके ऊपर लेबलिंग लगा रहे हैं। ये तो है ही ऐसा, हर समय बिना बात पागलों की तरह से उछलता-कूदता रहता है। कितनी गलत बात है, शरारती, मस्ती उसकी और गुस्से वाला अगर बच्चा गुस्से है उसको है तो दादा भी कहने लगेंगे, दादी भी कहने लगी, भाई-बहन सब के सब उसको इस तरह का व्यवहार करने लगे कि वो जो है एक टेम्परेरी बिहेवियर उसका परमानेंट बिहेवियर बन गया। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हर बच्चा एक अलग व्यक्तित्व से समाया हुआ है, एक अलग व्यक्तित्व से बना हुआ है। तो हम उस दूसरे से जब हम कंपेयर करते हैं, जैसे कि उसकी बहन है, दूसरा भाई है, उस तरह जैसे कि कल मैं तारे ज़मीन पर बात कर रही थी, उसके बड़े भाई से उसको कंपेयर कर दिया जाता था और उस बच्चे को समझा ही नहीं जा रहा था। तो ये हम जो गलतियाँ कर देते हैं, वो बहुत बड़ी परेशानी की जड़ होती है। एक तो होता है क्या है एम्बैरेसमेंट कि क्या होता है जब हमारा बच्चा कहीं कुछ इस तरह की उल-जलूल हरकत कर देता है, तो अगर कोई थर्ड पर्सन का कोई कमेंट आ जाता है, कोई बाहरी व्यक्ति उसको कहता है, "जी, आपका बच्चा कैसे कर रहा है?" तो हम एम्बैरेस हो जाते हैं, बड़ा अपने में बड़ा लज्जा-सा महसूस करने लगते हैं, लज्जित-सा महसूस करते हैं कि हाय! ये तो बहुत गलत है और फिर वो जो दूसरे के जो कमेंट हैं, उसका असर हम बच्चे के ऊपर उड़ेल देते हैं और उसके को हम ट्रांसफ़र करके उसके अंदर अपना गुस्सा ट्रांसफ़र करके उसको भला-बुरा कहने लगते हैं। अब उसका इम्पैक्ट उस बच्चे के ऊपर कितना गंदा होता जाएगा, वो समझ ही नहीं पा रहा कि मुझसे क्या गलती हुई है, परंतु वो उस खौफ में आकर वो काम नहीं कर रहा। वो एक सहज होकर नहीं रुका है उस काम के लिए, डर के कि अभी मेरी पिटाई हो जाएगी, अभी मुझको बहुत गाली-गलौज दी जाएगी, तो वो परेशान हो जाए, जो कि बहुत ही बेबुनियाद हमारी परिस्थितियाँ हैं। हमने जो उसके परिस्थितियाँ हैं, उसको बहुत गंदी सी दे दी है और और हम क्या करते हैं, हमारा टेम्पर लूज़ कर जाते हैं उसके साथ। जब हम टेम्पर लूज़ कर देते हैं, तो हमें चाहिए कि हमें शांति से डील करना है, परंतु हम शांति से डील नहीं कर रहे। हम क्या कह रहे हैं, कहा जाए तो हम कह रहे हैं कि हम तो सुधार रहे हैं। ये कोई सुधारना थोड़ी हुआ, ये तो सुधारना नहीं है। प्यार से हमने उससे बात नहीं की, नेगेटिव लेवल हमने उसको लगा दिया। पॉज़िटिव डायरेक्शन पॉजिटिव एटीट्यूड से हमने उसके बच्चे के बारे में सोचा नहीं। अरे जो बाहर के लोग हैं, जो उसके ऊपर थर्ड पर्सन जो उसको कमेंट कर रहा है, वो क्या उसका ख़्याल रखेगा? अरे संतान तो आपकी है, आप ख़्याल रखेंगे, आप उसको बनाएँगे, तो आप क्यों सोच लेते हैं कि आप अपने बच्चे को इस तरह का क्यों बना दे रहे हैं? तो
हमें ये चाहिए कि इसमें पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आएँ। अरे सोचिए, सबसे पहले तो ये है, चिंता करनी छोड़िए। आप ध्यान से देखिए, एक फ़ेमस पर्सनैलिटीज़ को, कई सारी फ़ेमस पर्सनैलिटीज़ को ध्यान रखिए कि जेम्स वाट है, कितना बड़ा, वो भी एडीएचडी का शिकार था और उसने कितना बड़ा भाप का इंजन बना दिया। आज हम सब ट्रेन में कैसे घूम रहे हैं। इतने बड़े आइंस्टीन को देखिए, आइंस्टीन ने कितने बड़े वैज्ञानिक थे, कितना कुछ हमें नहीं दिया, पूरे विश्व को दे दिया है। और माइकल थेप्स बहुत बड़े एक सक्सेसफुल स्विमर हुए, एडीएचडी के शिकार थे। और उसके साथ साथ ही कई सारी जो हमारे कहना चाहिए, जस्टिन टिम्बरलेक्स, जो कि एक म्यूजिशियन थे, डेविड नील मैन, जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हुए। अगर आप सर्च करेंगे, ये तो मैंने बहुत कम नाम बताए हैं, अगर सक्सेसफुल बिजनेसमैन हुए, सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज़ इतनी सारी, जो कि एडीएचडी के शिकार थे। आप मत सोचिए कि ये एडीएचडी है, उसको सोचिए नहीं, नहीं, इसके अंदर मेरे बच्चे की डिवाइन एनर्जी है। ईश्वर ने उसको ऐसा दिया है जो कि आगे के समय के लिए उस बच्चे को मैं तैयार करें। तो सबसे पहले आप उसकी चिंता करना छोड़ दीजिए। उसके लिए एक बस ये करिए कि आप अपना लाइफ़स्टाइल चेंज कर दीजिए। अब हम उस बच्चे को कैसे मैनेज करें? अब थोड़ा तो सोचना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ दें, तो हमें थोड़ा-सा ये भी सोचना पड़ेगा कि हम बच्चे को किस तरह से करें। इसके लिए मेडिकेशन भी है, थेरेपीज़ भी हैं। मेडिकेशन का तो मैं नाम, मेडिटेशन का नाम तो मैं नहीं बताऊँगी, वो तो एक साइकियाट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास अगर आप जाएँगे, फिजिशियन के पास जाएँगे, वो आपको बताएगा। तो उसके साथ-साथ थेरेपीज़ हैं। एक तो आप अ, ओटी है, ऑक्यूपेशन थेरेपी करी जाती है। एक सीबीटी होती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, जो कि इन बच्चों के साथ कराई जाती है। स्ट्रक्चर्ड इस इस स्ट्रक्चर्ड किया जाता है कि उसके प्रोग्रामिंग को, सब चीज़ों को स्ट्रक्चर किया जाता है कि हम इसके बच्चों को कैसे करें। मतलब इसको मैनेज करना अगर आप करना चाहते हैं तो खुद भी कर सकते हैं। थोड़ा-सा आपको सुझाव ज़रूर साइकियाट्रिस्ट के अरे-गहरे, मतलब अगल-बगल वालों से सुझाव मत लीजिए। एक स्पेसिफिक पर्सन से ये सारी बातें आप जाकर पूछिएगा। तो कुछ स्मॉल एक्टिविटीज़ हैं जिसके आधार पर बच्चा एक सही व्यक्तित्व वाला हो सकता है। मतलब सही एडीएचडी को कम किया जा सकता है। देखो, पूरी तरह खत्म तो नहीं होता। मैंने ये बात कल भी बताई की थी, थोड़ी-थोड़ी आयु जैसे-जैसे बढ़ती है, वो कम भी होता चला जाता है। कुछ में, एडल्ट में, वो खत्म ही नहीं हो पाती, क्योंकि हम उसको उस तरह का एनवायरनमेंट देते ही नहीं हैं। तो आपको उसको स्मॉल एक्टिविटीज़ करना पड़ेगी। उसके साथ थोड़ी-सी, और उसके पेरेंट्स से भी, पेरेंट्स तो बात करेंगे, दादी-दादा से भी बात करिए, कहीं ऐसा मेरे साथ तो नहीं था, मेरे मेरे पेरेंट्स में तो ऐसा नहीं था। टीचर से बात करिए कि टीचर्स, स्कूल टीचर्स में, कि ये स्कूल में कैसा बिहेव करता है। तो और ट्यूशन टीचर से भी आप बात कर सकते हैं कि ये किस तरह से अटेंशन देता है, इनअटेंटिव तो नहीं है, किस प्रकार से करता है, और उसका उस समय के बिहेव कैसा होता है, किस तरह से वो ध्यान देता है। और साथ-साथ उसके फ्रेंड्स से आप हमेशा इनडायरेक्ट वे में बात करिए, क्योंकि डायरेक्ट में बात करेंगे तो फ्रेंड्स उसकी हँसी-मज़ाक भी उड़ा सकते हैं, क्योंकि वो छोटी-सी एज होती है, वो इस विषय को नहीं जानती। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, वो बच्चे के बिहेवियर में फ़र्क डालेंगी। उसके डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करना सीखिए कि, और सबसे पहले तो सोचिए, वो हाइपर एक्टिव है ही नहीं। वो तो एक अतिरिक्त ऊर्जा वाला बच्चा है, एक डिवाइन एनर्जी वाला बच्चा है, डिवाइन प्लान किया हुआ बच्चा है। तो इसको ईश्वर ने 2060 के लिए, 2050 के लिए, 2030 के लिए, इसके लिए तैयार किया है। तो मैं उसके साथ वैसा ही व्यवहार करूँ। और इसको कई बच्चे, जैसा कि कल मैंने बताया था, कि काम कुछ कर रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं। तो समझिए कि ये मल्टी डायरेक्शन लीड करने वाला बच्चा है। यानी अपना काम भी कर रहा है और चारों तरफ का भी नज़र कर रहा है। इसका मतलब ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वर है, बहुत अच्छी तरह से कर रहा है। तो आप थोड़ा-सा उससे ध्यान रखिए, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन
में उसको लेकर के जाइए। ये प्रीवियसली ईश्वर ने आपको गिफ्ट दिया है, कि पहले से ही भगवान ने आपको ऐसा गिफ्ट दे दिया जो कि आगे के समय में बहुत काम करेगा। जब आप पुराने उन लोगों के विषय में सोचिए जो लोग इस तरह के एडीएचडी का, यानी उनके अंदर अतिरिक्त ऊर्जा थी, जो वो फेमस पर्सनैलिटीज़ बने। उनके विषय में अगर आप सोचेंगे तो आपको अपनी बातों का जवाब मिल जाएगा। अब आप एक सोचिए कि पहले बच्चे जब पहाड़े याद करते तो हिलते जाते थे, गिलते 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ऐसे कर के याद करते थे और उनका कंसंट्रेशन भी बना रहता था, लर्निंग भी होती चली जाती थी। आप कई बार सोचिए कि पढ़ने वाले बच्चे काफ़ी हिल-हिल करके भी बातें करते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि मेरा बच्चा जो है इनअटेंटिव है, इम्पल्सिव है या हाइपर एक्टिव है। उसको सोचिए कि ये जो है मेरा बच्चा नॉर्मल है। तो उसको अवॉइड करना सीखिए, उसको बार-बार टोकिए मत। जब हम टोकते हैं तो वो बच्चा परेशान हो जाता है और इसी तरह से जैसे टिक-टिक कर रहा है, पेन को टिक-टिक कर रहा है या कुछ है, तो कुछ ना कुछ तो वो करेगा ही। तो उसकी लर्निंग ठीक होती ही रहती है उसके साथ-साथ। उसको से एक सॉफ्ट सी बॉल दे दीजिए, तो सॉफ्ट किसी बॉल को करेगा जिससे कि वातावरण में टिक-टिक की आवाज़ नहीं आएगी, कोई परेशानी उसको नहीं होगी। साथ-साथ उसकी ब के जो है कोई एक्टिविटी कर रहा है तो पूरे घर वालों को, पूरे परिवार को समझा देना चाहिए कि देखो ये नॉर्मल है, इसको टोकेगा नहीं, कोई नहीं टोकेगा इसको बिल्कुल भी। तो ये उसके नॉर्मल ढंग से उसको फ़ॉलो करने दीजिए। जब वो ऐसा करेगा तो वो फ़ोकस बना लेगा। जब वो फ़ोकस कर लेगा और उसमें हमें उसकी प्रकृति को जानना पड़ेगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि विज़ुअल होकर के विज़ुअलिटी के माध्यम से उनके अंदर विजुअलिटी होती है, विजुअल होकर के चीज़ों को समझ पाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं ऑडिटरी समझ पाते हैं, सुन करके ज़्यादा समझ पाते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं काइनेस्थेटिक होते हैं। यानी एक प्रैक्टिकल होने पर जब उनके सामने प्रैक्टिकल होता है, उनके माध्यम से सीख पाते हैं। तो आप अपने बच्चे की थोड़ी-सी प्रकृति को जानें कि वो एडीएचडी के कुछ-कुछ लक्षण अगर इसमें हैं तो वो किसके माध्यम से चीज़ों को लर्निंग करता है, किस तरह से लर्न कर पाता है, इस बात को हमें ध्यान देना होगा और हमें क्या कहते हैं, अपने उसके माध्यम से अपने अनुभवों को सजग बनाना पड़ेगा और उन अनुभवों के माध्यम से उसकी लर्निंग करानी पड़ेगी। तो इस तरह से हमें प्रकृति को फ़ॉलो करना उसको सिखाना पड़ेगा, उसकी प्रकृति के अनुसार हमें फ़ॉलो करना पड़ेगा। और साथ ही डिफाइन यूज़ द राइट ब्रेन, ब्रेन का जो कौन-सा हिस्सा है इसका काम कर रहा है, उसको भी ज़रा-सा साइकियाट्रिस्ट के माध्यम से उसके जो स्केल रेक्टर स्केल हैं जिससे कि उसको पता चल सके, उसकी चीज़ों से कुछ वो होते हैं, प्रयोग होते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसके माध्यम से साइकियाट्रिस्ट पता कर सकता है और उसके माध्यम से चीज़ें की जा सकती हैं। तो आप अगर उस तरह से करेंगे, तो बहुत कुछ काम हो सकता है। दूसरा ये होता है कि पावर ऑफ टीम वर्क। आप आप इस तरह से मैनेज करिए कि पावर ऑफ टीम वर्क हो कि आपके घर में टीम से आप ये मत सोचिए कि आप पापा हैं तो उस बच्चे के पापा हैं तो आप तो बाहर से जा कर के पैसा कमा कर लाएँगे। आप एक कोई एटीएम मशीन नहीं है, एटीएम नहीं है कि ऑल टाइम मनी की मशीन है कि आपको पैसा लाना ही काम है। अरे संतान आपकी है, आप किससे जुड़े हैं? आप संतान की वजह से ही तो आपने गृहस्थ धर्म किया है। आप अपने उसके मम्मी-पापा बन रहे हैं उसके, तो आपको क्या करना है, उस बच्चे की तरफ पूरा फ़ोकस रखना है। अब मम्मी को बस सोचिए वो केवल घर का ही काम करेगी। उसके लिए भी संतान उतनी ही आवश्यक है, संतान की क्रियाकलाप सारी चीज़ें उतनी क आवश्यक हैं कि उसकी तरफ वो ध्यान दे। वो केवल घर के काम-काज के लिए ही नहीं बनी। तो जहाँ भी उसको ज़रूरत पड़ रही है, जहाँ भी उसकी समझदारी है, तो उसे अपने बच्चों के लिए की परवरिश पर पूरा ही आप दोनों को ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि आप दोनों का संबंध उस संतान की वजह से ही है, उस संतान को आप ही इस दुनिया में लेकर के आए हैं। तो उस बच्चे के एंगर को, आर्ग्यूमेंट्स को, आप कहना चाहिए एलोनलेस को और आप उसके एरोगेंट को, सबको एक
भली प्रकार से सारा परिवार मिल कर के चाहे दादी-दादा हैं, चाचा-चाची हैं, नाना-नानी हैं, मम्मी-पापा हैं, भाई-बहन हैं, सब लोग मिल कर के एक अच्छी परवरिश दीजिए। हो सकता है कोई ना कोई थोड़ी-सी परेशानी है, हमेशा द ध्यान देखिए एक प्रकार का व्यक्तित्व तो हर बच्चे का न हर किसी का नहीं है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो समान व्यक्तित्व वाला हो, परंतु उनके साथ जुड़ते हैं, एक समाज उनके माध्यम से बनता ही है। तो हमें अपने परिवार में कहीं पर झुक कर के, कहीं समझा कर के उस बच्चे की परवरिश अच्छी तरह से करना पड़ेगी और उसके गोल पर हमें ध्यान देना है कि हमें इस बच्चे को कहाँ तक लाना है। उसको ब्लेम करते हुए हम उसकी तरफ ना जाएँ जाएँ और उससे ही हमारी एक अच्छी हम उस बच्चे को दे सकते हैं। उसकी ग्रोथ ही तभी अच्छी बनेगी जब हम ब्लेम नहीं देंगे, बल्कि उसके गोल पर ध्यान रखेंगे कि हमें किस प्रकार करना पड़ा है। ग्रुप थेरेपी प्रोग्राम भी हम दे सकते हैं। साथ-साथ पीयर सपोर्ट्स ग्रुप बेनिफिशियल एज़ वेल। उसको एक पीयर सपोर्ट्स भी दें कि जुड़ाव हो, किसी के साथ जुड़ाव हो जिससे कि वो समझ पाए अच्छी तरह से। तो उस तरह के हमें करना पड़ेगा और साथ-साथ कोचिंग हैज़ बीन फाउंड टू बी इफेक्टिव इन गाइडिंग। तो कोचिंग भी हम उसको दे सकते हैं, यदि संभावना होती है, संभव कर सकते हैं, तो हम उसको कोचिंग भी देते चले जाएँ। और इसके साथ-साथ हमें उसके भोजन व्यवस्था का भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्या है, उसको हमें अल्कलाइन फूड देना पड़ेगा। अल्कलाइन फूड यानी वो नेचर बेस्ड फूड यानी कि प्रकृति से जो प्राप्त फूड हैं, तो एसिडिक फूड ना दें, जैसे कि पिज़्ज़ा दे रहे हैं, पास्ता दे रहे हैं, कुरकुरे दे रहे हैं, ये सारे मैदा से बने हुए दे रहे हैं, तले हुए दे रहे हैं, भुने दे रहे हैं, ये सारे एसिडिक फूड होते हैं, जो कि उसको ब्रेन को परेशान करते हैं। उसमें एक ज़्यादा ही ऊर्जा उसके अंदर पैदा कर देते हैं। हमें हमेशा अल्कलाइन फूड देने चाहिए जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हैं, मक्खन है, दूध है, घी है, प्लांट बेस्ड फूड हैं, पालक, बथुआ, मेथी इस तरह के फूड देने चाहिए। तो उससे क्या होगा कि उसके अंदर स्टेबिलिटी बढ़ती है। उसके और उससे साथ-साथ पूछें साथ-साथ ऐसे बच्चे ना एक-एक बात को दोहराते भी हैं। अरे वाह! आज तुमने ये खाया तो आज तो आप तो के अंदर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप। इस तरह का तो बच्चे के अंदर ये है सबसे कहता भी फिरेगा वो बच्चा और वो उस फूड को बहुत प्यार से खाने लगेगा। एक ये आपका छोटा-सा तरीका होना चाहिए। अब साथ-साथ जो मेन है फिज़िकल एक्टिविटीज़ पर ध्यान दीजिए। ये नहीं कि फिज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए मम्मी ध्यान दे कि वो गार्डन में ले जा रही हैं, पापा क्योंकि ये काम पापा बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो कोशिश करिए कि बच्चे को लेकर के आप बाहर गार्डन में जाएँ, छोटी-छोटी जगह सब्ज़ी खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए उस बच्चे के थ्रू आप खरीदवाएँ। बेटा पहचानो ये क्या है? तो वो एडीएचडी वाला बच्चा थोड़ा-सा संतुलित व्यवहार वाला हो जाएगा। अगर आपको बच्चों को कुछ खिलाना है यानी कि आप आइसक्रीम खिलाना है तो घर पे मत मंगाइए। उसको ऐसे वॉकिंग डिस्टेंस वाली जगह पर लेकर जाइए कि वहाँ पर जाकर वो आइसक्रीम खाए। मॉल वगैरह में भी अगर दिखा रहे हैं तो आप साथ लेकर पास के मॉल में लेकर के जाइए। वो यानी कि उसका वॉकिंग ज़रूर हो। ये नहीं कि आप घर में बैठा कर के ये सारी चीज़ें मँगा रहे हैं। उसका अगर आप देखें कि जो चीज़ आपको घर में बैठे मिल जाती है उसमें इतना आपको आनंद नहीं आता। जितना कि आप उसको मेहनत करके थोड़ा-सा प्राप्त करते हैं। तो आप बच्चे को एक एक्टिविटी के लिए, एक फिज़िकल एक्टिविटी के लिए तत्पर करिए, तैयार करिए कि वो करे। घर में बैठ कर के भी थोड़ा-सा और एक कुछ ये करिए कि आप एक पॉजिटिव पेरेंटिंग सर्किल बना लीजिए। जो लोग पॉजिटिव पेरेंट्स हैं, उनका कुछ सर्किल बनाइए, उसमें बच्चों को लेकर के जाइए। सैटरडे, संडे ऑफ होता है तो बच्चों को लेकर जाएँ। आपस में बातें करें, बच्चे भी खेलें, तो उससे आप देखेंगे कि जो एडीएचडी वाली प्रॉब्लम से जो लक्षण हैं, वो धीरे-धीरे कम होते चले जाएँगे और वो बच्चा जो है, एक सामान्य से जैसा व्यवहार करता चला जाएगा। तो ये चीज़ें हमें अब इस पेरेंटिंग सर्कल में
नेबर्स भी हो सकते हैं, स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। तो ये सब हैं। वहाँ पर बैठकर बाहर बैठ कर के भी आप इंडोर गेम्स खेल सकते हैं, कैरम है, दमशराद है, ये सारे, क्योंकि घर में इतनी बड़ी जगह नहीं होती, तो आप सब वहाँ पर भी ले जाएँ कि आज तो भई पिकनिक का मूड बन रहा है, और बच्चा, आप देखेंगे एडीएचडी का बच्चा इतना खुशी से उसमें जाएगा, इतना खुश हो कर के वो कार्य करेगा। तो आप जो है उसमें करिए। अब ज़्यादातर मम्मियाँ उस तरह से नहीं हो पाती हैं, जैसे क्लाइंबिंग, हिल्स पर क्लाइंबिंग करनी है, और आपके ऊपर पहाड़ों पर नदी में तैरने के लिए, अब तो खैर मम्मियाँ भी बहुत हो गई हैं, पर जो नहीं हो पाती मैं उनके लिए कह रही हूँ, क्योंकि मैं भी खुद स्विम स्विम नहीं कर पाती, क्लाइंबिंग भी नहीं कर पाती। तो मैं, और तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि पापाओं को चाहिए कि वो उसको बाहर, ज़्यादातर बाहर की एक्टिविटीज़ वो ज़्यादा से ज़्यादा कराएँ। मम्मियाँ भी करा सकती हैं, करना चाहें तो वो भी ज़रूर करें। तो ये जो है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और सबसे मेन जो मैं कह रही हूँ, योगा और मेडिटेशन। जितना योगा और मेडिटेशन आप करते हैं, उससे मन शांत रहता है। तो आप घर में भी एक समय बना लें कि सब के सब बैठेंगे, चाहे वो थोड़े दिन तो एक्टिंग करेगा बच्चा, पर धीरे-धीरे शायद वो करने लगेगा। एडीएचडी के से जो परेशान बच्चा है, वो भी धीरे-धीरे शांत वातावरण में आएगा और शांत रहेगा। तो वो एक, आप एक वातावरण घर का बनाइए योगा और मेडिटेशन का। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, या बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भी इस बात को प्रूव कर चुकी हैं कि योगा और मेडिटेशन से मन शांत होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इससे पहले कि प्रकृति के पास जाने से, उसी तरह से जब हम विचारहीन होते हैं, तब भी हम में शांति की भावना होती है, और कंसंट्रेशन बढ़ता है, मेमोरी पावर बढ़ती है, और सबसे बड़ा है कि पावरफुल तरीका जो है, ब्रेन की एक्टिविटीज़ हमारी सारी नॉर्मल हो जाती हैं इस पावरफुल तरीके से। और इसलिए साइकियाट्रिस्ट भी ये बताते हैं, पर कोशिश ये करिएगा कि पहले अपने, अगर आपका बच्चा इस समस्या से ग्रस्त है, तो उसके लिए साइकियाट्रिस्ट से पूछ करके, फिजिशियन से पूछ करके से करिए। और ध्यान रखिए कि ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। अगर आप सब में देखेंगे, कोई ना कोई एडीएचडी के जो लक्षण मैंने आपको कल बताए थे, समझाए थे पिछले सेशन में, उस कुछ ना कुछ लक्षण सबके अंदर विद्यमान होते हैं। तो ये कॉमन प्रॉब्लम प्रॉब्लम है। अब बिल्कुल निश्चिंत रहिए, चिंता मत करिए, बस इतना ध्यान रखिए कि हमें अपने बच्चे को मजबूत बनाना है, ना कि मजबूर। और इसी के साथ ही मैं अपना व्याख्यान समाप्त करती हूँ। आप सबका का हृदय से आभार करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहे। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।